नमस्कार साथियों, एरा संस्थान में आपका एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपन ने सेकंड सेमेस्टर के अंदर मास्टर 1-to-1 बैच चला रखा था, ठीक है। उसमें से अपनी 5 सब्जेक्ट कंटिन्यू चल रही है। उसमें से एक सब्जेक्ट आपकी इकोनॉमिक्स भी है। इकोनॉमिक्स की आपको एक क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके जो नेक्स्ट क्लासें हैं वो थोड़े दिन के लिए अपन ने रोक दी गई थी, क्योंकि जो अदर सब्जेक्ट थी आपकी एंटोमोलॉजी थी, प्लांट पैथोलॉजी थी, जीपीबी माइक्रोबायोलॉजी थी, मीट्रियोलॉजी थी, उनकी क्लासें कंटिन्यू ले रहे थे। लगभग दिन की 2 या 3 क्लासेस आपके लिए अपलोड अवेलेबल हो रही थी आपके चैनल पे। तो इसको थोड़ा इकोनॉमिक्स का थोड़ा रोक दिया गया था। अब जैसे अपन बात करें जो आपके इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर अपने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया था और आज अपन चर्चा करेंगे वो अपन दूसरे लेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले तो शुरू के अंदर तो अपन ने जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर जितना भी पढ़ा था, जितनी भी अपन ने डिस्कस किए थे, ठीक है। पहले तो अपन ने जो आपके इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, बोले तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, उसकी अपन पहले तो आपको मैं बता देता हूँ इसका जो कोड होता है, शुरू की क्लास में बताया था 1-to-1, ठीक है। 1-to-1 इसीलिए अपना जो मास्टर 1-to-1 बेस था इसीलिए रखा गया था, ठीक है। अभी बेसिक जानकारी हो गई। हर सब्जेक्ट के अंदर हर क्लास में आपको कोड क्रेडिट बताना इतना भी नहीं है, क्योंकि पहले वाली क्लासेस जितनी भी लगी है हर क्लास में बताता हूँ। तो ये आपके जब प्रैक्टिकल होते हैं तो उस टाइम पे आपको पूछते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल। अब अपन सीधी सी बात करते जो आपका पहला टॉपिक था या पहला लेक्चर था, उसके अंदर अपन जो एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक्स थी, ठीक है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा किए थे। उसके बाद में उसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा किए थे। उसके बाद में इसके मीनिंग के बारे में चर्चा किए थे। लगभग अपन फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो बेसिक था इकोनॉमिक्स का, ठीक है, अर्थशास्त्र का, उसके बारे में अच्छे से चर्चा कर लिए थे, ठीक है। अब क्या क्या चर्चा किए थे, जो इसका अर्थशास्त्र के जन्म जाता दाता मानते हैं या फिर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो किसे कहते हैं, एवं एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये बात कर ली थी अपन ने। इसके बाद में अपन अर्थशास्त्र की परिभाषा भी देख ली थी, किस किस वैज्ञानिक के द्वारा किस किस आधार पर परिभाषा दी गई थी, ठीक है। उसके चलते मार्शल वैज्ञानिक था आपका, ठीक है, रॉबिन्स था। उसके बाद में आपके सेमुलन्स था, जे.एस. मिल था, ठीक है। इनके आधार पर अलग अलग परिभाषा दी गई थी, उनकी अच्छे से आपको मैं चर्चा करवा दिया था पहले, ठीक है। इसके बाद में अपन कुछ टॉपिक्स पढ़े थे कि आपकी जो व्यष्टि होती है और समष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी, ठीक है, दोनों के बारे में। फर्स्ट आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र था, एक बोले तो इकोनॉमिक्स था। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। ये आपको चार्ट बना हुआ है, मैं अच्छे से जो आपकी पहले वाली रिकॉर्डेड क्लासेस है उसमें अच्छे से बता रखा हूं। अब जैसे अपन ने चर्चा की थी, ये आपकी परिभाषा आ गई। अब यो कुछ आपको पॉइंट बताए थे, जैसे प्रोडक्शन बताया था आपको, विनिमय बताया था, ठीक है। उसके बाद में उपभोग बताया था। एक बार फिर से आपको चर्चा करवा देता हूँ। उपभोग बताया था, उत्पादन बताया था, बोले तो प्रोडक्शन बतवाया था। उसके बाद में विनिमय बताया था आपको, वितरण बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपके व्यष्टि और समष्टि आ गई। अब मैं सीधे तौर पर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो जो आज का सेशन रहेगा वो अपना यही रहेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब जो आपकी अर्थशास्त्र है या इकोनॉमिक्स है, उसके बारे में अपन क्या महत्व है, ठीक है, अपने दिनचर्या के अंदर, अपने समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपका इकोनॉमिक्स है उसका क्या महत्व रहता है, इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर अच्छे से चर्चा करेंगे। तो उससे पहले एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर देना, आपके जितने भी फ्रेंड है, ठीक है। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है हार्ड सब्जेक्ट है, जैसे आपके पैथोलॉजी ले लो, आपके एंटोमोलॉजी ले लो, उसके बावजूद ये आपकी जो इकोनॉमिक्स है ये आपके प्रीपीजी के अंदर, जैसे यूजी करोगे उसके बाद में प्रीपीजी के अंदर आप जब एंटर लेने के लिए टेस्ट दोगे उस समय आपको ये सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी। अब तो अपन सीधे सीधे तौर पर चलते हैं जल्दी से, बिना समय खराब किए हुए चलो चलते हैं। पहला टॉपिक है अपना इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बारे में जो आपके इकोनॉमिक्स है उसके बारे में अपन महत्व जानेंगे, अर्थशास्त्र के अध्ययन से लाभ एवं महत्व, ठीक है, एडवांटेज और इसका इंपॉर्टेंस जानेंगे, ठीक है।
पहला ए डाल के लिखो आप, जैसे जैसे आपको मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना आपका, ठीक है, ये बेटर रहेगा। और अगर जिसको नोट्स सही है, जब प्री पीजी के लिए जिसका आगे का कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, तो वो साथ साथ नोट्स बनाते रहना, ठीक है। सैद्धांतिक लाभ, ठीक है, ये क्या होता है? सैद्धांतिक दृष्टि से अर्थशास्त्र के अध्ययन से निम्नलिखित लाभ या महत्व है। पहला जो है लाभ बोलते हैं, फिर महत्व है, तो तर्क शक्ति में वृद्धि, जो तर्क शक्ति होती है, ठीक है, उसके अंदर ग्रोथ कैसे होती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो है अर्थशास्त्र को छोड़कर अन्य विज्ञान बोले तो साइंस में प्रयोग द्वारा निष्कर्ष निकालते जाते हैं, परंतु अर्थशास्त्र में मनुष्यों पर प्रयोग करना संभव नहीं है। जो अर्थशास्त्र है उसका क्या मनुष्यों पर क्या प्रयोग करना बोले तो प्रैक्टिकल करना संभव नहीं माना जाता है। अतः केवल तर्क के आधार पर आर्थिक नियमों की रचना की जाती है। मतलब जो आर्थिक जो नियम होते हैं उसकी रचना या उसकी अपन जो करते हैं डिस्कस, वो किसके आधार पर किए जाते हैं? तर्क के आधार पर अपन कर सकते हैं, तथा तर्क के आधार पर उनकी सच्चाई की जांच की जाती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमारी तर्क संबंधित योग्यता तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को सत्य की खोज हेतु एक मशीन बताया था। अभी मैं आपको बताया था कि जैसे अलग अलग वैज्ञानिक थे उनके आधार पर अलग अलग परिभाषा दी गई थी, तो आपके मार्शल ने भी एक परिभाषा दी थी, ठीक है। और मार्शल इंपोर्टेंस के अंदर ये बोल रहा है इकोनॉमिक्स के अंदर कि मार्शल ने अर्थशास्त्र को एक क्या माना गया था? सत्य की खोज हेतु एक मशीन बताया था। एक इसको इकोनॉमिक्स को क्या बताया था? सत्य की खोज बताया गया था। उसके बावजूद इसने साथ साथ क्या बताया था? एक मशीन बताई गई थी। किसको? इकोनॉमिक्स को, ठीक है। इसके बाद में आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया तर्क शक्ति में वृद्धि। दूसरा आपका है ज्ञान में वृद्धि, ठीक है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं जैसे पूंजीवाद ले लो, समाजवाद ले लो, समयावधि ले लो का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें विभिन्न प्रकार के, जैसे आपके फर्स्ट पूंजीवाद का भी, इकोनॉमिक्स से अपन को पूंजीवाद का भी ज्ञान प्राप्त होता है, समयवाद का भी ज्ञान प्राप्त होता है अपने को, और साथ ही साथ हमारे को समाजवाद का जो सोशल आपका होता है समाज के अंदर, उसका भी अपने को ज्ञान प्राप्त होता है। किसके द्वारा? इकोनॉमिक्स के द्वारा, ठीक है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की आर्थिक घटनाओं को समझने का व्यापक नजरिया मिलता है। मतलब इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में हमें हर इंसान को, हर मनुष्य को पहचानने का एक, या फिर मनुष्य को, हर इंसान को एक देखने का या फिर समझने का नजरिया भी मिलता है। देश में व्यापक बेरोजगारी, निर्धनता, धन की असमानता जैसी समस्याओं का अध्ययन मानसिक व्यायाम का कार्य करता है। अब तीसरा आपका है मानसिक विकास। मानसिक बोलते हैं ना कोई कि ये मानसिक संतुलन है, इसका संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो तीसरा आपका है मानसिक विकास। अर्थशास्त्र के अध्ययन से मानव का मस्तिष्क इतना तीक्ष्ण हो जाता है कि वह अनेक बातों तथा घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। चौथा आपका है निर्णय शक्ति की पुष्टि। मतलब कोई भी अपन निर्णय लेते हैं, कोई भी किसी भी कार्य करने से पहले अपन को निर्णय लेना पड़ता है, ठीक है। उस निर्णय की पुष्टि करने के लिए अपन इकोनॉमिक्स का भी अध्ययन करना पड़ता है। ये इकोनॉमिक्स के अंदर ही अपन चर्चा करते हैं। तो थोड़ा स्लाइड को ऊपर ले लेता हूं, एक मिनट, एक सेकंड, ठीक है। निर्णय शक्ति की पुष्टि। अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं का गहन अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोण से किया जाता है। जो गहन किया जाता है किसका? निर्णय शक्ति पुष्टि का। तो वो किसके आधार पर किया जाता है? आपके दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है, जिससे मनुष्य की निर्णय शक्ति की पुष्टि हो जाती है। जिससे जो मनुष्य होता है, आपका जो ह्यूमन होता है, उसकी क्या हो जाती है? शक्ति की, निर्णय शक्ति की क्या हो जाती है? पुष्टि हो जाती है, बोले तो प्राप्ति हो जाती है। उसको हर जो चीज है वो प्राप्त हो जाती है। सैद्धांतिक महत्व की तुलना में अर्थशास्त्र का व्यवहारिक महत्व अधिक है, ठीक है, क्योंकि इससे मनुष्य सामाजिक जीवन की अनेक आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में सफल होता है। जिसके पास इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, वो जो जितने भी समाज के अंदर जो भी समस्या होती है उनको सुलझाने के लिए एक इकोनॉमिक्स जो होती है वो एक पार्ट होता है, ठीक है। कोई भी समस्या आ जाती है उसको सुलझाने के लिए। अतः समाज के प्रत्येक वर्ग जैसे गृह स्वामी, उपभोक्ता, उत्पादक, व्यापारी, उद्योगपति, श्रमिक, राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक आदि को अर्थशास्त्र के अध्ययन से जो लाभ होते हैं उनका अध्ययन महत्वपूर्ण है।
अभी आपको मैं बताया था कि जो आपके सोशल है बोले तो समाज, जो समाज है आपका, ठीक है, उसके अंदर जो इकोनॉमिक्स है वो उसका बहुत आधार माना जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के द्वारा जो आपका अर्थशास्त्र है इसके द्वारा पूंजी का अपने को ज्ञान प्राप्त होता है, समाजवाद का ज्ञान प्राप्त होता है, समयावधि का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके साथ साथ जितने भी ये पॉलिटिक्स के मामले होते हैं, ठीक है, राजनीति के मामले होते हैं, समाज सुधारक के जो मामले होते हैं, उसके साथ ही श्रमिक के, उद्योगपति के, उत्पादक के, प्रोडक्शन के, व्यापारिक के, ठीक है, कई विनिमय के, वितरण के, वो किसी के अंदर, किसके अंदर अपन अध्ययन करते हैं, आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। अब इधर देखते हैं, 4 हो गए ना। बे आपका पॉइंट है कौन सा, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, व्यवहारिक लाभ। कौन सा है, व्यवहारिक लाभ। उसके अंदर पहला अपन पढ़ेंगे जो आपका व्यय दिया गया है व्यवहारिक लाभ के अंदर, एडवांटेज के अंदर, तो उसके अंदर पहला पढ़ेंगे अपन उपभोक्ता, बोले तो इसका जो है गृह स्वामी को लाभ। उपभोक्ता के लाभ देखेंगे अपन क्या होते हैं। आय से अधिकतम संतोष, मतलब आय से अधिकतम अपन कितना संतोष कर सकते हैं अपने ऊपर, ठीक है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से गृह स्वामी अथवा उपभोक्ता अपने परिवार को पूर्णतः सुखी बना सकते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन से गृह स्वामी मतलब जो गृह का जो कार्यकर्ता होता है, या अपन बोल सकते हैं कि जो गृह का जो हेड होता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, उपभोक्ता तथा सॉरी स्वामी, गृह स्वामी अथवा उपभोक्ता, मतलब जो जिनको उपभोग या फिर कोई भी चीज अपन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आप सीधे तौर पर अगर अपन देखें तो आपके जो घर का जो हेड होता है, आपके मम्मी पापा ले लो, ठीक है, कोई भी आपके बड़े भैया ले लो, जो घर को संभाल रहे हैं, पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो अर्थशास्त्र है उसका ज्ञान प्राप्त करके या फिर जो अर्थशास्त्र का अध्ययन करके क्या करते हैं, पूर्णतः सुखी बना सकते। अपने जो परिवार होता है, जो हेड होता है, वो अपने परिवार को क्या कर सकता है, सुखी प्रदान कर सकता है इकोनॉमिक्स के द्वारा। वे अपनी सीमित आय को इसी प्रकार व्यय करना सीख जाते हैं जिससे विभिन्न आवश्यकताओं पर खर्च की जाने वाली रुपयों की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता समान होती है। मतलब जो आपके हेड होते हैं, अभी आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, मम्मी पापा के लाडले हो, ठीक है, तो पैसे उस अकॉर्डिंग आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर जब तक प्रेशर कोई चीज का नहीं पड़ता, जब तक अपने ऊपर कोई लोड नहीं पड़ता, तो अपन कोई भी चीज की इतनी केयर नहीं करते, इतनी उस चीज को समझ नहीं पाते जितने अपने माँ बाप समझते हैं, माता पिता समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज मतलब समय समय की होती है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, जो हेड के ऊपर तो क्या होता है, मतलब पूरा परिवार होता है, उसके हेड के ऊपर तो उसके घर गृहस्थी चलानी होती है, जितने भी परिवार होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसकी वाइफ होती है, ठीक है, हर काम को हैंडल करना पड़ता है, हर सिचुएशन को समझना पड़ता है, किसको, हेड को, बोले तो अपने माता पिता को। इसलिए इकोनॉमिक्स का ज्ञान करके जहां पर जितने पैसे इन्वेस्ट करने रहते हैं कि इसका उपयोग अपने को ठीक लग रहा है, वहीं पर उसको बोले तो संतुलित बोलते हैं ना, कि उपयोग सही जगह पर करें। कोई भी पैसा ले लो, कोई भी धन दौलत ले लो, उसको अपन वहीं पर अपने को सदुपयोग करना चाहिए। किसी भी चीज को सीधी तौर पर देखे तो जो इकोनॉमिक्स का जिसके पास ज्ञान होता है, वो पैसे ले लो, ठीक है, जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा सदुपयोग ही करते हैं। वो भी तक बच्चों पर, जब तक बच्चों के ऊपर ये प्रेशर नहीं पड़ता, लोड नहीं पड़ता, तब तक ये बच्चे नहीं पढ़ते। जैसे ही शादी वगैरह हो जाती है, उसके बाद में तो खुद एक सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है कि अपने को घर गृहस्थी चलानी है, ठीक है, अपने को एक समाज के अंदर एक अच्छा अपना इमेज बनाना है, ठीक है, वो अलग बात होती है। अब दूसरा आपका है पारिवारिक बजट का उपयोग, मतलब पारिवारिक का बजट किस हिसाब से अपन उपयोग करते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन से उपभोक्ता अपने परिवार की आय व्यय को संतुलित कर सकता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से बोले तो इकोनॉमिक्स के अध्ययन से मनुष्य, यह बोल सकते हैं, उपभोक्ता अपने परिवार की आय व्यय को संतुलित कर सकता है, मतलब अपनी आय को मतलब कंट्रोल कर सकता है, किस प्रकार से कहाँ कहाँ अपने को वेस्ट करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, गलत जगह तो उपयोग नहीं हो रहे हैं अपने पैसे, वह अपना वे आवश्यकता वस्तुओं पर करने में सफल हो जाता है। मैं अभी बोला था आपको कि जहां पर इन्वेस्ट करने पड़ते हैं वहीं पर इन्वेस्ट किया जाते हैं। अभी हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे को तो कुछ पता नहीं रहता, अपने को गलत और सही चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते, जितने अपने माता पिता लगा सकते हैं उतना अपन सही और गलत चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इकोनॉमिक्स का ज्ञान अपने माता पिता को होकर, वो जहां पर जिस चीज को लगाया जाता है, जिस चीज पर पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं वहीं पर करते हैं, ऐसे गलत चीज पर कभी भी नहीं करते। तीसरा आपका है वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं पर आय का क्या योगदान है, देखते हैं।
ये ऊपर रह गया, इसको वापस बैक कर ले लेता हूँ। तीसरा है ना आपका, ये है। पहले एक बार ये देख लेते हैं। अर्थशास्त्र ज्ञानवर्धक तथा फलदायक, बोले तो लाभदायक। फलदायक को अपन क्या बोल सकते हैं, लाभदायक, दोनों ही है। फलदायक भी है और क्या है, लाभदायक भी है। दार्शनिक या दर्शन शास्त्र का अध्ययन केवल ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य ही करता है, जबकि एक चिकित्सा शास्त्री शरीर विज्ञान का अध्ययन ज्ञान के लिए तथा शारीरिक बुराइयों को दूर करने के लिए करता है। मतलब जो चिकित्सक होता है वो एक शारीरिक विज्ञान या बोले तो शरीर विज्ञान तथा ज्ञान के लिए तथा शारीरिक बुराइयों को दूर करने के लिए किसका अध्ययन करता है, आपके इकोनॉमिक्स का अध्ययन करता है। ठीक चिकित्सा शास्त्री की तरह ही एक अर्थशास्त्री भी होता है। जैसे चिकित्सा शास्त्री होता है, उसके ठीक ही कौन होता है, एक अर्थशास्त्री भी होता है। उसी के समान जो ज्ञान तथा लाभ, बोले तो जन लाभ के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र के अध्ययन से निम्नलिखित प्रकार के कुछ लाभ प्राप्त होते हैं। तो पहला तो आपके सैद्धांतिक लाभ हो गया और व्यवहारिक लाभ हो गया। तो सैद्धांतिक लाभ के आधार पर तो अपन पढ़ लिए, ठीक है। तो दूसरा अपना व्यवहारिक के आधार पर चल रहा था, दो कंप्लीट कर लिए थे, तीसरा अपना चल रहा था। अब ये सदुपयोग देख लो, जो इकोनॉमिक्स होते हैं किस प्रकार से सदुपयोग करना चाहिए, अपने पैसे ले लो, हर चीज को, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का तुलनात्मक अध्ययन उसे बचत की ओर प्रोत्साहित करता है, जिससे वह अपनी आय को व्यर्थ में खर्च न करके भविष्य की आवश्यकता पर खर्च करना सीख जाता है। मतलब अपनी जो आय होती है जैसे भी, या उद्योग धंधों से प्राप्त करता है, खेती से प्राप्त करता है, ठीक है, कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब लगकर, कहीं पे भी प्राइवेट सर्विसेज देकर, वो जो उसके पास जो आय प्राप्त होती है, जो बचत होती है, ठीक है, कैसे जैसे अपने घर परिवार को चलाकर जितनी आय प्राप्त होती है अपने को, ठीक है, उसको प्रोत्साहित करता है। जिस अकॉर्डिंग अपन देखे तो खर्चा करना सीख जाता है कि किस अपने को हद तक किस चीज के ऊपर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। इस प्रकार उसे अपनी आय के बेस से अधिकतम संतोष प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग अपने अनुसार हैंडल करेगा कि आय को अपने को कहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कहाँ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वो अधिकतम अपने खुद पर क्या कर लेता है, संतोष कर लेता है। क्या कर लेता है, संतोष कर लेता है। अब चौथा जो आपका है, वस्तुओं का क्रय संबंधित ज्ञान। मतलब जो वस्तुएं होती है, जितनी भी आपकी खरीदारी करते हो या फिर आपके पास अवेलेबल होती है, ठीक है, उसके आधार पर अपन संबंधित ज्ञान देखेंगे, क्रय संबंधित, ठीक है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से गृह स्वामियों को वस्तुएं खरीदने के संबंध में ज्ञान हो जाता है। मतलब गृह स्वामियों का ये मतलब समझ रहे हो, गृह स्वामियों का मतलब होता है कि जो आपके परिवार का जो मेन हेड होता है, अपने परिवार का जो मेन हेड होता है वो कौन होता है, अपने मम्मी पापा कौन होते हैं, माता पिता होते हैं। उनको क्या हो जाता है, कोई भी वस्तु को खरीदने का क्या हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और वो किसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, आपके इकोनॉमिक्स के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। उन्हें जानकारी हो जाती है कि किस वस्तु को किस बाजार में किस मूल्य पर और किस समय खरीदना लाभप्रद है। अभी मैं बताया था, कोई भी चीज इकोनॉमिक्स के आज के जो इंपॉर्टेंस है इसके बारे में अपन यही अध्ययन कर रहे हैं कि किस समय कौन सी चीज अपने को चाहिए और किस समय कौन सी चीज नहीं चाहिए। क्योंकि अब जो इस समय आप जो इस जनरेशन के अंदर हो, इस समय आप नहीं समझ सकते कि अपने को इस समय क्या चाहिए और आने वाले समय में क्या चाहिए अपने को, वो अभी नहीं समझ पाओगे। जब आपका ये समय निकल जाएगा, ये दौर निकल जाएगा, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि अपन कहाँ पर है। उस समय अगर किसी की कही हुई बातें अगर अमल कर लेते, गौर कर लेते, तो आज इतना अपने को जो पछतावा है वो नहीं होता। ठीक है, अब चलते अपन, चौथा आपका कंप्लीट हो गया, उत्पादकता और व्यापारी के लाभ। एक सेकंड, थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर लेता हूं मैं। देखो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। ये थोड़े एडजस्ट नहीं है, फिर भी अपन कर देते हैं इनको एडजस्ट, क्योंकि हर चीज अपन, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको अपन कर नहीं सकते। अगर कोई भी चीज को अपन शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात अपने को लग जाती है दिलाने के लिए। ठीक है, तो जो पहला है अपन एडजस्ट करेंगे, जो इम्पोर्टेंस है इसका, क्या क्या महत्व होता है, किस प्रकार से एडवांटेज है। उत्पादक और व्यापारिक को लाभ, मतलब जो उत्पादक होता है और जो व्यापारिक होता है उसको किस प्रकार से लाभ होता है, बोले तो एडवांटेज होता है, लाभप्रद होता है। उत्पादन कर सकता है यदि उसे उत्पादन संबंधित नियमों तथा व्यापार चक्रों की जानकारी न हो तो वह अपने कार्यों में
पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होता। जब तक हेड को बोले तो, या फिर आपके गृह स्वामियों को जब तक इकोनॉमिक्स का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बोले तो अर्थशास्त्र का जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, तब तक क्या नहीं कर सकता, वो व्यापार चक्रों की जानकारी न प्राप्त हो सकती। मतलब किस प्रकार से अपने को व्यापार करना है, किस प्रकार से कोई वस्तु को बेचना है, कौन सी वस्तु को किस समय खरीदना है, किस वे के अंदर खरीदना है, जब तक उसको ये जानकारी नहीं होगी, तब तक वो अपनी पूर्ण सफलता, मतलब अपनी सफलता के तरफ या अपने जो कार्य कर रहा है उसको पूरा नहीं कर पाएगा या प्राप्त नहीं कर पाता है। विनिमय में सुविधा, अर्थशास्त्र के अध्ययन से व्यापारियों को मांग और पूर्ति के नियम, बाजार में पाई जाने वाली प्रतियोगिता, विदेशी विनिमय, आयात निर्यात नीति तथा मंडियों के संगठन का ज्ञान हो जाता है, जिससे वे अपनी वस्तुओं को उचित मूल्य पर बेचकर लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अब तीसरा आपका है वितरण में सुविधा। व्यापारिक उत्पादन को विभिन्न साधनों का प्रतिफल निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के अध्ययन से उनका परिश्रम ठीक ठीक मात्रा में वितरित किए जाने में सफल हो सकता है, जिससे इन साधनों से कोई आपसी झगड़ा नहीं हो पाता। मतलब एक दूसरे से झगड़ा नहीं हो पाता, बोले तो आपसी जो आपसी संबंध होता है उसके अंदर झगड़ा नहीं होता। व्यावसायिक सफलता, व्यावसायिक सफलता अपन किस प्रकार से इकोनॉमिक्स का ज्ञान अर्जित करके किस प्रकार से व्यावसायिक का अपन सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन से उत्पादक एवं व्यापारी को ऐसी बातों का ज्ञान हो जाता है जो उसी व्यवसाय में सफलता प्रदान करती है। माल किस स्थान से तथा किस मूल्य पर खरीदना जाए, किन बाजारों में बेचा जाए, आर्थिक समस्याओं को निराकरण कैसे किया जाए, वैज्ञानिक प्रबंधन किस प्रकार हो, आदि बातों का ज्ञान उसे सफल व्यवसाय बनाने में अपना पूर्ण योगदान निभाता है, या अपने पूर्ण जो उसका लक्ष्य था उसकी ले जाने की तरफ योगदान पूरा करता है। कुछ नहीं है, जो आपके इंपोर्टेंस है जो इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमिक्स है वो आपको मैं शुरू के अंदर समझाया था, उसी के अंदर से घुमा फिरा के बस वही पूछता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में यही है, थ्योरेटिकल जाता है, इसमें समझाने की क्रिया नहीं है। जो मैंने पहली क्लास में और जो आज की क्लास में समझा रहा हूँ जितने भी आगे के चैप्टर आएंगे उनमें सेम ही चलेगा। ये आपका हो गया था। नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं। अब है आगे आपके श्रमिकों के लाभ। आपने को तो इम्पोर्टेंस ही तो बताने हैं और लाभ भी तो बताने हैं। बाकायदा आपको दिख रहा है श्रमिकों के लाभ, ठीक है, उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा था इम्पोर्टेंस, ठीक है, क्या क्या महत्व है। तो ऐसे आप अनपढ़ तो हो नहीं, जब यूजी के अंदर आ गए, कॉलेज कर रहे हो, तो सभी को पता होना चाहिए। ये सर अपने लाभ की बात कर रहे हैं, कुछ समय पहले इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। तो श्रमिकों को, जो श्रमिक होते हैं काम करने वाले, उस प्रकार किस प्रकार से उसको इकोनॉमिक्स के आधार पर लाभ प्राप्त होता है, उसके पहला पॉइंट डालो आप, कार्य क्षमता में वृद्धि। अर्थशास्त्र के अध्ययन से श्रमिकों को कार्य क्षमता के महत्व का ज्ञान हो जाता है। मतलब अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा बोले तो, जो अर्थशास्त्र बोले इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के बाद में जो कार्य करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनको कार्य क्षमता का महत्व का ज्ञान हो जाता है कि किस प्रकार से कौन सा काम कितनी क्षमता का होता है, किस काम करने को कितनी अपने को एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, किस ऐसा ज्ञान हो जाता है। और वे इसमें वृद्धि हेतु प्रयत्न करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता चल जाता है कि कार्य क्षमता में वृद्धि से उनकी मजदूरी में वृद्धि होगी। मतलब कार्य क्षमता में अगर जितनी वृद्धि करेंगे अपन, उसी के आधार पर अपने जो मजदूरी के अंदर जितने अपने को पैसे मिलते हैं, ठीक है, वो उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, बोले तो ग्रोथ हो जाती है आपकी। कार्य कुशलता में वृद्धि, इसके अध्ययन से डॉक्टर, वकील, शिक्षक आदि कार्य कुशलता के महत्व को समझकर उसमें वृद्धि करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें उनके परिश्रम में वृद्धि होती है। आपके डॉक्टर ले लो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो टीचर ले लो, और आपके वकील ले लो, वो भी यही प्रयास करेंगे, यही समझकर वृद्धि करेंगे, क्योंकि इसमें पारिश्रमिक, अगर अपन परिश्रम नहीं करेंगे, परिश्रम के अंदर वृद्धि नहीं करेंगे, तो अपने को अच्छी सैलरी भी नहीं होगी। और अगर हम टीचर या फिर जो डॉक्टर हैं वो आपको अच्छी सेवाएं नहीं देंगे, तो आपको जो कुछ भी हम समझाते हैं या फिर कुछ भी आपको जो डॉक्टर दवाइयां वगैरह देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो उसके द्वारा आप ठीक नहीं हो पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। श्रम संघों का महत्व है। श्रम संघों का महत्व है, अर्थशास्त्र के अध्ययन से श्रमिकों को श्रम संघों के महत्व की जानकारी हो जाती है। इनके माध्यम से वे अपनी कार्य शक्तियों को श्रेष्ठतम करने तथा पारिश्रम में वृद्धि हेतु सफल
हो जाते हैं। इसके बाद में चौथा देख लेते हैं अपन। चौथा है जीवन स्तर में वृद्धि। जो आपका जीवन होता है, आपकी जो लाइफ होती है, उसके स्तर में वृद्धि किस प्रकार से होती है कि अपन जो इकोनॉमिक्स की जब स्टडी करते हैं तो इसमें क्या योगदान रहता है अपने लाइफ के अंदर। इसके अध्ययन से श्रमिक अपनी आय का बजट बनाकर वे करने लगते हैं। इस क्रिया से वे बचत कर अपनी जीवन स्तर को धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, उच्चतम कर लेते हैं या बढ़ा लेते हैं। श्रम का महत्व है। श्रमिकों को इस तथ्य का ज्ञान हो जाता है कि उत्पादन क्रिया में श्रम का कितना महत्व है। वे श्रम व पूंजी के पारस्परिक संबंध को समझने लगते हैं तथा श्रम के महत्व को ध्यान में रखकर छोटी छोटी बातों पर हड़ताल करने से परहेज करने लगते हैं। इससे क्या कहते हैं, उद्योग शांति का वातावरण क्या हो जाता है, माहौल बन जाता है, माहौल क्रिएट हो जाता है। अब चौथा है आपको राजनीतिज्ञों के लाभ, मतलब राजनीति होती है उसके लाभ क्या होते हैं। जब अपन इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो जो आपकी राजनीति होती है उसके अंदर क्या एडवांटेज होते हैं उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। तो पहला अगर देखें तो उचित कर नीति का ज्ञान। अपने को राजनीति के अंदर किसका ज्ञान होना चाहिए, उचित कर नीति का ज्ञान होना चाहिए। तो देखते हैं, अर्थशास्त्र के अध्ययन से वित्त मंत्री को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि किस प्रकार कर लगाने चाहिए तथा करों से प्राप्त आय को किस प्रकार व्यय करना चाहिए ताकि जनता का अधिकतर कल्याण हो। राजनीति के अंदर अभी जब इलेक्शन चल रहे हैं तो प्रचार वगैरह या फिर जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है तो वो वोट लेने के लिए क्या करते हैं, पहले हर घर जाते हैं, जितनी उनको परिश्रम होता है, जितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो करते हैं, क्योंकि उनको अर्थशास्त्र का बोले तो इकोनॉमिक्स की स्टडी की हुई होती है, इकोनॉमिक्स का ज्ञान होता है। जैसे बोल रहा है अर्थशास्त्र के अध्ययन से बोले तो इकोनॉमिक्स की स्टडी से वित्त मंत्री को इस बात का ज्ञान हो जाता है, जो आपका मंत्री होता है उसको इस प्रकार बात का ज्ञान हो जाता है कि किस प्रकार कर लगाने चाहिए, किस प्रकार से अपने को कर लगाने चाहिए, किस समय कितना अपने को बजट पास करना चाहिए, किस समय कहां पर लगाना चाहिए, आय को किस प्रकार से व्यय करना चाहिए ताकि जनता का अधिकतम क्या हो सके, लाभ मिल सके जनता को और जनता का कल्याण हो सके ज्यादा से ज्यादा। अब आगे चलते हैं, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं का समाधान। मतलब जो इकोनॉमिक्स होती है और जो राजनीतिक होती है उसके समस्याओं का क्या समाधान होना चाहिए वो देखते हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्र के अध्ययन से आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं के समाधान हेतु सरकार को ठोस सुझाव देकर उन्हें क्या किया जाता है, क्रियान्वित करवा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर चलते हैं, समाज सुधारक को लाभ। ये देखो अपने समाज सुधारक को लाभ, पांचवा। ठीक है, समाज सुधारक को लाभ किस प्रकार से प्राप्त होता है देखते हैं। सामाजिक समस्याओं का ज्ञान, मतलब मनुष्य को सामाजिक समस्याओं का ज्ञान होता है। समाज की समस्याओं का आर्थिक समस्याओं से घनिष्ठ संबंध होता है। अतः अर्थशास्त्र में सामाजिक समस्याएं जैसे एक तो अपन निर्धनता बोलते हैं, बेरोजगारी इस समय बहुत ज्यादा होती है, अधिक जन्म तथा मृत्यु दर, निम्न जीवन स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है, आपके सामाजिक समस्या के जो ज्ञान होता है उसके अंतर्गत अपने इसकी स्टडी करते हैं। सामाजिक कुर्तियों का विवरण अर्थशास्त्र के अध्ययन द्वारा समाज सुधारक सामाजिक समस्याओं और कुर्तियों को दूर कर सामाजिक जीवन को सुखी और उन्नत बना सकते हैं। वह समाज की बेकारी, बाल विवाह, अशिक्षा, अत्यादि जनसंख्या, बहु विवाह आदि के परिणामों को समझकर उनके सुधार के उपयोग को खोजा करते हैं या फिर खोजता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का बहुत अधिक महत्व है। वास्तव में देखा जाए तो अर्थशास्त्र न तो धनी होने का तरीका है और ना ही व्यापार में सफलता का, वरना यह मानव कल्याण को प्रभावित करने वाला विज्ञान है। यह मानवता को क्या करने वाला, प्रभावित करने वाला या फिर उत्साहित करने वाला एक कल्याण साबित होता है। ठीक है, सफल ये हो गया। अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य तो ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना और व्यवहार जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है, आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। आपका जो इंपॉर्टेंस था, क्या था आपका, चर्चा की अपन ने इंपॉर्टेंस के बारे में, साथ ही साथ अपन प्लस के अंदर एडवांटेज के बारे में।
इसके बारे में एडवांटेज के बारे में चर्चा कर ली है, 2 टॉपिक के बारे में चर्चा करिए है। अपने 2 क्लासेज आपकी कंप्लीट हो गए हैं। अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, आपकी कृषि अर्थशास्त्र बोले तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं। जैसे जैसे इसके अंदर ऐसे पॉइंट वाइज नहीं डाले हुए, जैसे जैसे आपकी जो पीडीएफ है उसके अकॉर्डिंग अपन कराते जाते हैं, 15-20-25 मिनट की क्लास के समथिंग। तो अपनी क्लास भी समथिंग आधे घंटे की हो गई, 30 मिनट 10 सेकंड की हो गई। तो उम्मीद करता हूँ जो आज का सेशन रहे आपके सामने रहा होगा वो अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को एक बार ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है, जितने भी यूनिवर्सिटी के अंदर, जितने भी महाविद्यालयों के अंदर, उनके पास ये जो इकोनॉमिक्स की क्लास है वो सभी के पास शेयर कर दें, क्योंकि जो हर स्टूडेंट को, हर विद्यार्थियों को क्लासों का लाभ मिल सके। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक जय हिंद जय भारत।